फिल्म की शुरुआत ब्रैंडन नाम के एक शख्स से होती है जो एक वीडियो गेम डिजाइनर है, लेकिन इस समय उसकी पूरी जिंदगी गहरे दुख में डूबी हुई है। वह मुश्किल से किसी से बात करता है, ज़्यादातर समय खोया खोया रहता है और कुछ महीनों पहले हुई एक दर्दनाक घटना से बाहर नहीं निकल पा रहा है। ये हादसा उसकी छोटी बेटी सैम से जुड़ा है। कुछ समय पहले ब्रैंडन, उसकी पत्नी क्लेयर और उनकी बेटी सैम छुट्टियां मनाने समुद्र किनारे गए थे। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल सामान्य और खुशहाल था। ब्रैंडन और क्लेयर आराम कर रहे थे जबकि सैम अपने पसंदीदा खिलौने क्यूरियस जॉर्ज की गुड़िया से खेल रही थी। लेकिन तभी सैम समुद्र के थोड़ा करीब चली जाती है। उसकी गुड़िया पानी की तरफ बह जाती है और सैम उसे वापस लेने के लिए समुद्र में चली जाती है। दुर्भाग्य से वह वापस नहीं लौटती। गुड़िया निकालने की कोशिश करते हुए सैम की डूबने से मौत हो जाती है। इस घटना के बाद ब्रैंडन और क्लेयर दोनों पूरी तरह टूट जाते हैं, लेकिन दोनों अपने दुख को अलग अलग तरीके से संभालते हैं। एक दिन ब्रैंडन अपनी बेटी की पुरानी चीज़ें देख रहा होता है। तभी उसकी नज़र बच्चों की एक पुरानी किताब पर पड़ती है जिसका नाम है द बेरेनस्टेन बेयर्स। लेकिन ब्रैंडन को तुरंत कुछ अजीब लगता है। उसे पूरा यकीन है कि किताब का नाम द बेरेनस्टाइन बेयर्स था। उसे याद है कि वह बचपन में भी इस नाम को इसी तरह पढ़ता था और अपनी बेटी सैम को भी यही किताब पढ़कर सुनाता था। वह अपने साले मैट को फ़ोन करके पूछता है कि उसे किताब का नाम कैसे याद है। मैट भी बिल्कुल वही जवाब देता है, उसे भी बेरेनस्टाइन बेयर्स ही याद है। लेकिन जब दोनों असली किताब देखते हैं तो उस पर साफ साफ बेरेनस्टेन बेयर्स लिखा होता है। दोनों ये समझ नहीं पाते कि आखिर उन्हें एक ही गलत नाम कैसे याद है। ब्रैंडन इंटरनेट पर इस बारे में खोजबीन शुरू करता है और वहाँ उसे पता चलता है कि हज़ारों लोग इसी चीज़ को गलत तरीके से याद करते हैं। लोग ऐसी फिल्मों के डायलॉग भी याद करते हैं जो असल में कभी बोले ही नहीं गए। कुछ लोग मशहूर नामों की स्पेलिंग भी अलग याद करते हैं। इस अजीब घटना को एक नाम दिया गया है मंडेला इफेक्ट। ब्रैंडन को एक पुरानी तस्वीर भी मिलती है जिसमें वह, क्लेयर और सैम नजर आते हैं। ब्रैंडन को पूरा यकीन है कि यह तस्वीर सियाटल के पैसिफिक साइंस सेंटर में ली गई थी। उसे उस दिन की बाकी सारी बातें भी याद हैं। लेकिन जब वह तस्वीर क्लेयर को दिखाता है तो क्लेयर कुछ और ही बताती है। उसके मुताबिक ये तस्वीर ग्रिफिथ ऑब्जर्वेटरी में ली गई थी। ब्रैंडन हैरान रह जाता है। ये सिर्फ किसी छोटी बात की गलत याद नहीं है। उसे तस्वीर की जगह, दिन और उस दिन की घटनाएं तक बिल्कुल साफ याद हैं। वहीं क्लेयर को उसी तस्वीर की अलग हकीकत याद है। अब ब्रैंडन के मन में सवाल उठने लगता है कि अगर उसकी याददाश्त गलत है तो उसे सब कुछ इतना असली क्यों महसूस हो रहा है, और अगर उसकी याद सही है तो फिर बदला क्या है। धीरे धीरे उसकी जिज्ञासा जुनून में बदल जाती है। वह मंडेला इफेक्ट के अलग अलग उदाहरण इकट्ठा करने लगता है और उनमें कोई पैटर्न खोजने की कोशिश करता है। एक उदाहरण डार्थ वेडर से जुड़ा है। बहुत से लोगों को याद है कि वेडर ने कहा था, लुक आई एम योर फादर। लेकिन असल फिल्म में डायलॉग कुछ और है। फिर मोनोपोली के मशहूर किरदार का उदाहरण आता है। ब्रैंडन क्लेयर से पूछता है कि उसे उस किरदार के चेहरे के बारे में क्या याद है। क्लेयर तुरंत कहती है कि उसके पास मोनोकल था, लेकिन जब दोनों तस्वीर देखते हैं तो उसके पास कोई मोनोकल नहीं होता। अब ब्रैंडन के लिए मामला और भी गंभीर हो जाता है। सिर्फ इंटरनेट पर मौजूद लोग ही किसी ऐसी चीज़ को याद नहीं कर रहे जो मौजूद नहीं है, बल्कि उसकी पत्नी क्लेयर भी ऐसी चीज़ याद कर रही है जो असल में है ही नहीं। ब्रैंडन सोचने लगता है कि शायद मंडेला इफेक्ट सिर्फ याददाश्त की समस्या नहीं है। हो सकता है कि इसका संबंध सैम की मौत से भी हो। वह पैरेलल यूनिवर्सेस के बारे में सोचने लगता है। क्या एक ही समय में कई अलग अलग रियलिटीज़ मौजूद हो सकती हैं? क्या किसी एक रियलिटी में सैम की मौत हुई थी जबकि दूसरी रियलिटी में वह अभी भी जिंदा है? क्लेयर ब्रैंडन की इन बातों से परेशान होने लगती है। उसे लगता है कि ब्रैंडन अपनी बेटी की मौत को स्वीकार नहीं कर पा रहा और इसी वजह से इन अजीब थियरीज के पीछे भाग रहा है। लेकिन ब्रैंडन के मन में एक सवाल लगातार बना रहता है, अगर यह सिर्फ गलत याददाश्त है तो इतने सारे लोग एक जैसी गलत चीज़ें क्यों याद करते हैं? इसके बाद ब्रैंडन ये तक सोचने लगता है कि शायद दुनिया वैसी नहीं है जैसी हम उसे समझते हैं। शायद हमारी रियलिटी भगवान की बनाई हुई दुनिया नहीं बल्कि किसी तरह का आर्टिफिशियल सिस्टम है। यही सोच उसे सिमुलेशन थियरी तक पहुंचाती है। ब्रैंडन को डॉक्टर रोलैंड फुक्स नाम के एक वैज्ञानिक के बारे में पता चलता है जिसने कई सालों तक इस थियरी पर काम किया है कि शायद हमारा पूरा यूनिवर्स एक विशाल कंप्यूटर सिमुलेशन हो सकता है। फुक्स की थियरी के अनुसार अगर रियलिटी एक सिमुलेशन है तो उसमें होने वाली अजीब इनकंसिस्टेंसीज का एक अलग मतलब हो सकता है। मान लीजिए सिमुलेशन में किसी जानकारी को बदल दिया जाए। सिस्टम दुनिया को अपडेट कर देगा, लेकिन उसमें मौजूद लोगों की मेमोरीज पूरी तरह अपडेट न हो। ऐसे में लोग एक रियलिटी को याद करेंगे जबकि उनके आसपास की फिजिकल रियलिटी कुछ और होगी। यानी मंडेला इफेक्ट शायद सिर्फ साइकोलॉजिकल फिनोमेनन नहीं बल्कि रियलिटी के अंदर होने वाले बदलाव का सबूत भी हो सकता है। लेकिन यहाँ एक और बड़ा सवाल सामने आता है। अगर हमारा यूनिवर्स सिमुलेशन है तो इसे चलाने वाला कंप्यूटर कितना शक्तिशाली होगा?
डॉक्टर फुक्स बताता है कि इतनी बड़ी सिमुलेशन को हर चीज़ को हर समय पूरी तरह कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होगी। इसके बजाय ये प्रोसीजरल जनरेशन जैसी तकनीक इस्तेमाल कर सकती है। जैसे किसी वीडियो गेम में पूरा विशाल वर्ल्ड एक साथ पूरी डिटेल में प्रोसेस नहीं किया जाता। सिस्टम वही चीज़ें ज़्यादा डिटेल में कैलकुलेट करता है जिनके साथ प्लेयर इस समय इंटरैक्ट कर रहा होता है। ब्रैंडन समझ जाता है कि अगर ऐसा सिस्टम मौजूद है तो शायद वह उसकी प्रोसेसिंग कैपेसिटी को ओवरलोड कर सकता है। अगर वह सिमुलेशन को इतना ज़्यादा डेटा और प्रोसेसर्स दे सके कि सिस्टम उसे संभाल ना पाए, तो शायद वह साबित कर सकता है कि रियलिटी वास्तव में एक सिमुलेशन है। फुक्स उसे बताता है कि उसने अपने पुराने यूनिवर्सिटी में एक पावरफुल क्वांटम कंप्यूटर के साथ काम किया था। क्वांटम कंप्यूटर इतनी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को संभाल सकता है जिन्हें सामान्य कंप्यूटर के लिए करना बेहद मुश्किल होगा। ब्रैंडन खुद एक गेम डिज़ाइनर और प्रोग्रामर है, इसलिए वह सिर्फ थियरी पर चर्चा करने के बजाय इसे टेस्ट करने का फैसला करता है। वह अपने पुराने गेम कोड पर काम शुरू करता है और प्रोसीजरल जनरेशन की मदद से लगातार नई सिमुलेशंस बनाना शुरू करता है। एक सिमुलेशन दूसरी सिमुलेशन बनाती है, फिर दूसरी तीसरी सिमुलेशन, और इसी तरह प्रोसेस लगातार बढ़ता जाता है। ब्रैंडन का मकसद सिस्टम पर इतना ज़्यादा वर्कलोड डालना है कि वह आखिरकार उसे संभाल न सके। लेकिन इसी दौरान ब्रैंडन के साथ कुछ और अजीब होने लगता है। उसे अपनी बेटी सैम दिखाई देने लगती है। शुरुआत में ब्रैंडन सोचता है कि शायद ये उसकी ग्रीफ की वजह से होने वाले हेलुसिनेशंस हैं। कभी उसे सैम दिखाई देती है, कभी उसकी आवाज़ सुनाई देती है, और कभी अनुभव इतना असली लगता है कि उसे खुद समझ नहीं आता कि वह जाग रहा है या सपना देख रहा है। उसका जुनून उसकी शादी को भी प्रभावित करने लगता है। क्लेयर चाहती है कि ब्रैंडन सैम की मौत को स्वीकार करे और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े। लेकिन फिर एक दिन ऐसा होता है जिसे देखकर ब्रैंडन की पूरी दुनिया हिल जाती है। सैम अचानक जिंदा होती है। वह ब्रैंडन के सामने खड़ी होती है और इस बार सिर्फ ब्रैंडन ही उसे नहीं देख रहा होता। क्लेयर भी सैम को देख सकती है। सबसे डरावनी बात यह है कि आसपास के सभी लोग ऐसे व्यवहार कर रहे हैं जैसे सैम हमेशा से जिंदा थी। ऐसा लगता है जैसे पूरी रियलिटी ही बदल चुकी है। ब्रैंडन को यकीन हो जाता है कि उसकी थियरी सही थी, लेकिन अब उसे यह पता करना है कि आखिर यह बदलाव हुआ कैसे। वह डॉक्टर रोलन फुक्स को ढूंढने निकलता है, क्योंकि वही एक इंसान है जो उसे इस घटना का जवाब दे सकता है। लेकिन यहाँ ब्रैंडन को सबसे बड़ा झटका मिलता है। उसे पता चलता है कि डॉक्टर फुक्स की मौत लगभग 2 महीने पहले ही हो चुकी थी। ये सुनकर ब्रैंडन पूरी तरह हिल जाता है, क्योंकि उसने फुक्स से हाल ही में बात की थी। अगर असली फुक्स 2 महीने पहले मर चुका था, तो फिर ब्रैंडन जिस आदमी से मिला था वह कौन था? क्या वह किसी दूसरी रियलिटी से आया हुआ फुक्स था? अब ब्रैंडन को पहली बार अपनी बेटी के साथ एक सामान्य जिंदगी वापस मिलती है। वह क्लेयर और सैम के साथ समय बिताता है, अपनी बेटी को खेलते हुए देखता है और उन छोटे छोटे पलों को महसूस करता है जो उसकी ज़िंदगी से गायब हो गए थे। लेकिन ब्रैंडन जानता है कि इस रियलिटी में कुछ गड़बड़ है। धीरे धीरे क्लेयर भी सैम को लेकर अजीब व्यवहार करने लगती है। एक समय वह कहती है कि सैम को यहाँ होना ही नहीं चाहिए। ब्रैंडन समझ जाता है कि शायद क्लेयर के दिमाग में अभी भी पुरानी रियलिटी की कुछ मेमोरीज मौजूद हैं। अब ब्रैंडन फिर से अपने प्रोग्राम पर काम करता है। वह अपना पूरा कोड एक ड्राइव में कॉपी करता है और उस फैसिलिटी की तरफ निकल जाता है जहां पावरफुल कंप्यूटर मौजूद है। अंदर पहुंचना आसान नहीं होता। वहां उसकी मुलाकात डॉक्टर मैनिंग से होती है, जिससे समझ आ जाता है कि ब्रैंडन को यहाँ नहीं होना चाहिए। दोनों के बीच संघर्ष होता है और इसी दौरान मैनिंग गिर जाता है। ब्रैंडन उसका एक्सेस बैज ले लेता है और कंप्यूटर तक पहुंच जाता है। अब उसके पास सिर्फ एक मौका है। ब्रैंडन अपने प्रोग्राम को कंप्यूटर से कनेक्ट करता है और प्रोसेस शुरू कर देता है। इसके बाद वह फैसिलिटी से बाहर निकल जाता है, लेकिन अजीब घटनाएं उसके साथ बाहर भी होने लगती हैं। पार्किंग लॉट में गाड़ियां अचानक गायब होने लगती हैं। लोग फ्लिकर करने लगते हैं, जैसे किसी कंप्यूटर गेम के करप्टेड ग्राफिक्स हों। दुनिया अब किसी असली फिजिकल एनवायरनमेंट की तरह नहीं बल्कि टूटते हुए कंप्यूटर प्रोग्राम जैसी दिखाई देने लगती है। ब्रैंडन घर की तरफ भागता है, लेकिन ग्लिचेस हर जगह फैल चुके हैं। आसमान तक ठीक से काम नहीं कर रहा होता। एक समय ऐसा आता है जब दिन के समय भी ब्रैंडन को चांद दिखाई देता है। सिमुलेशन अपनी लिमिट तक पहुंच चुकी होती है, और फिर अचानक सब कुछ ब्लैक हो जाता है। इसके बाद फिल्म हमें वापस उसी समुद्र किनारे ले जाती है जहां ब्रैंडन की सबसे बड़ी ट्रेजेडी हुई थी। लेकिन इस बार सब कुछ अलग है। सैम अभी भी जिंदा है। वह अपने माता पिता के साथ समुद्र किनारे खेल रही है और फिर से क्यूरियस जॉर्ज की गुड़िया उसके पास होती है। लेकिन इस बार ब्रैंडन वही गलती नहीं करता। वह गुड़िया को सैम से दूर रखता है। जिस चीज़ की वजह से सैम पहले समुद्र की तरफ गई थी, इस बार वह उसके पास नहीं है। सैम पानी में जाने की कोशिश नहीं करती। वह अपने माता पिता के साथ सुरक्षित रहती है। अब फिल्म का पूरा एंडिंग समझ में आने लगता है। जब ब्रैंडन ने सिमुलेशन को ओवरलोड किया था, तब उसने सिर्फ सिमुलेशन को डिस्ट्रॉय नहीं किया था।
उसने उसे रीस्टार्ट कर दिया था। और जब सिमुलेशन दोबारा उस पॉइंट पर पहुंची जहां ब्रैंडन की ट्रेजेडी हुई थी, तब रियलिटी ने उस घटना को बदल दिया। इस बार सैम की मौत नहीं होती। ब्रैंडन को वह दूसरा मौका मिल जाता है जिसकी उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। इस नई रियलिटी में उसकी बेटी जिंदा है और उसका परिवार फिर से पूरा हो चुका है।